हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मनु के प्रशासन, न्याय और दंड के संबंध में विचारों का अध्ययन करेंगे। मनु ने व्यवहारिक प्रशासन व्यवस्था के संबंध में भी निर्देश दिए हैं। शासन व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उसने कहा है कि राजा 2, 3, 5 और 100 गांवों के बीच अपना राज स्थापित करे तथा इन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करे। इन कर्मचारियों द्वारा कर वसूल करने तथा अपने क्षेत्र में होने वाली दैनिक घटनाओं, अपराधों आदि की रिपोर्ट ऊपर के अधिकारियों को देने का कार्य किया जाए। गांवों के अधिकारियों के सभी कार्यों की देखभाल करने के लिए पृथक मंत्री होना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में मनु ने जो प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्यायोजन का समर्थन किया है। प्रत्यायोजन यानी शक्ति का अपने अधीनस्थ निकायों में विभाजन कर देना। मनु ने स्वीकार किया है कि राजा पर कार्यभार अधिक होता है, अतः उसे अपने कार्यों का विभाजन मंत्रियों, सचिवों, अध्यक्षों, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों में कर देना चाहिए तथा राजा को स्पष्ट परामर्श दिया है कि वह मंत्रियों से अपने कार्यों में सहायता ले, वे कुछ कार्यों को संपन्न करने का दायित्व उस पर छोड़ दे। इसी प्रकार मनु ने प्रादेशिक व स्थानीय प्रशासन का भी जो है समर्थन किया है और मनु का मत है कि वृक्ष, घास, जल आदि से युक्त ऐसे भूभाग पर जहाँ पर विद्वान और वीर पुरुष निवास करते हों, पुर अथवा नगर की स्थापना करनी चाहिए। शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाने के लिए मनु ने राष्ट्र शासन को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना उपयुक्त माना है। गांव के प्रशासन के साथ मनु ने नगरों के प्रशासन का भी व्यवस्था की है और प्रत्येक नगर में न्याय, प्रशासन और पुलिस आदि सभी कार्यों पर विचार करने वाला एक अधिकारी होना चाहिए। राजा को दौरे करके गुप्तचरों द्वारा अधिकारियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त करके उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अतः इस प्रकार राजा जो है भ्रष्ट आचरण करने वाले अधिकारियों को दंडित कर सकता है और मनु ने प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं को महत्व दिया है। स्थानीय शासन के संदर्भ में मनु, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि छोटी इकाई ग्राम को माना है और क्रमशः 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्रामों के उत्तरोत्तर संगठन की व्यवस्था की है और एक ग्राम के रक्षक को 10 ग्रामों के रक्षक के प्रति तथा 10 ग्रामों के रक्षक को 100 ग्रामों के रक्षक के प्रति तथा 100 ग्रामों के रक्षक को 1000 ग्रामों के रक्षक के प्रति उत्तरदायित्व भी बनाया है। तो इस प्रकार मनु ने प्रशासन का विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन का समर्थन किया है। दूसरा है, हम देखते हैं दंड व्यवस्था के संदर्भ में उसके क्या विचार थे। तो दंड के संबंध में जो मनु का मानना है कि भारत के प्राचीन राजनीतिक साहित्य में दंड शक्ति का प्रयोग संप्रभुता अथवा राज्य की सर्वोच्च शक्ति के अर्थ में किया गया है और मनु के अनुसार दंड जो है राज्य शक्ति का निर्णायक तत्व होता है जिसकी धुरी पर सारे राज्य का संचालन होता है। राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दंड के सिद्धांत को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। भारतीय साहित्य में व्यक्त दंड संबंधी विचारों को ही संप्रभुता की धारणा का आधार कहा जा सकता है। दंड की सर्वोच्च महत्ता का कारण क्या ये है कि दंड जो है वो सभी मनुष्यों को रक्षक है और इसी कारण सभी मनुष्य स्वधर्म का पालन करते हैं। दूसरा, ये सर्वोच्च तथा सर्वशक्ति संपन्न है। दंड ही संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की रक्षा और देखभाल का कार्य करता है। और चौथा है, दंड राज्य की संपत्ति की रक्षा तथा वृद्धि के लिए अनिवार्य है। तो इस प्रकार दंड जो है सर्वोच्च तथा सर्वशक्तिमान तत्व है। अतः दंड को धारण करने वाला व्यक्ति अर्थात राजा समाज में सर्वोच्च हुआ, किंतु यदि राजा द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप में दंड का पालन न किया जाए तो उसका विनाश निश्चित है। मनु ने दंड की महत्ता का बहुत अधिक गुणगान किया है और वास्तव में दंड के बिना राज्य एक क्षण भी नहीं चल सकता। दंड सामाजिक जीवन का आधार है जिसके बिना जीवन की सारी मर्यादाएं लुप्त हो जाएंगी और जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा।
दंड शक्ति के बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण ही मनु ने इस बात पर जोर दिया है कि दंड शक्ति का प्रयोग बहुत अधिक सोच समझ के ही किया जाना चाहिए। दंड का प्रयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए ही होना चाहिए तथा दंड की शक्ति का प्रयोग करने वाले अधिकारी के कार्यों पर राजा के द्वारा कठोर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। उचित रूप में दंड की व्यवस्था करना राजा का सर्वोच्च कर्तव्य है। मनु के अनुसार दंड की व्यवस्था अपराध के अनुपालन के अनुसार होनी चाहिए और अपनी दंड व्यवस्था में गतिशोधनात्मक, निरोधात्मक और सुधारात्मक तीनों ही सिद्धांतों का समन्वय किया है और इस बात का पूरा विवरण दिया है कि कब किस अवस्था में कितना दंड दिया जाना चाहिए। मनु कहते हैं, दंड देने से पूर्व अपराध का प्रसंग, अपराध की मात्रा, उसके प्रकार एवं स्वरूप, अपराधी की सामर्थ्य, देश, काल और परिस्थितियों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिए और उसके उपरांत ही दंडित किया जाना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम दंड देना चाहिए और शेष वर्गों को में ब्राह्मणों को कम दंड दिया जाना चाहिए। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को वह विशेष अधिकार प्राप्त है जिसके कारण हत्या जैसा अपराध करने पर भी उसके लिए देश निर्वासन जैसे साधारण दंड की व्यवस्था की गई है। मनु ने दंड के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है जिसमें वाग्दंड यानी समझाना और बुझाना, दिग्दंड निंदा व भर्त्सना करना, धनदंड जुर्माना करना, कामदंड और वधदंड शारीरिक यातना और प्राणदंड करना, कारागार दंड, जाति बहिष्कार दंड, प्रायश्चित दंड, संपत्ति हरण दंड, निर्वासन दंड आदि। मनु के द्वारा राजा को भी दंड से मुक्ति प्रदान नहीं की गई है। वे कहते हैं कि राजा पर भी जुर्माना किया जा सकता है। तो इस प्रकार मनु ने दंड के संबंध में भी व्यापक विचारों का जो है विवेचन किया है। कानून और न्याय व्यवस्था के संबंध में यदि हम मनु के विचारों का अध्ययन करें तो कानून निर्माण के लिए उसने एक विधायिका का सुझाव दिया है जिसे उसने परिषद के नाम से संबोधित किया है। और मनु की परिषद के संबंध में यह बात कही जाती है कि परिषद ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों से मिलकर बननी चाहिए जिन्होंने वेदों और टीकाओं का अध्ययन किया हो और जो अपने तर्कों के संबंध में बुद्धियुक्त प्रमाण देने की योग्यता रखते हों। मनु ने विधायिका की रचना का विशद उल्लेख किया है और उसके अनुसार विधायिका या परिषद की सदस्य संख्या 10 होनी चाहिए, किंतु रचना का आधार बौद्धिक योग्यता रहे न कि संख्या। 3 व्यक्तियों में से भी प्रत्येक वेद का ज्ञाता हो, एक निर्वक्ता हो, एक मीमांसाकार हो, एक निरुक्त हो और एक धर्मशास्त्र का कहने वाला हो तथा 3 व्यक्ति मुख्य व्यवसायों के हों। परंतु यदि ऐसे 10 व्यक्ति भी न मिले तो 3 ही व्यक्ति पर्याप्त है और यदि 3 भी इन शर्तों को पूरा करने वाला न मिले तो एक ही व्यक्ति पर्याप्त है यदि वह वेदों का ज्ञाता हो और उसकी व्याख्या भी कर सके। ऐसा ही एक व्यक्ति राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने योग्य है। कानून निर्माण के लिए एक परिषद की व्यवस्था के अतिरिक्त जनता अपनी संघीय संस्थाओं के द्वारा स्वयं अपने नियम बनाने को स्वतंत्र थी। कुल, जाति, श्रेणी और जनपद इसी प्रकार की संघीय संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं द्वारा निर्मित नियमों पर राजा अपनी स्वीकृति की छाप लगाता और उनका पालन कराता था। राजा के द्वारा विभिन्न जनपदों के धर्मों या सामयिक नियमों का भी पालन कराया जाता था। मनुस्मृति में न्याय व्यवस्था का भी विशद विवेचन किया गया है। मनु के अनुसार 2 प्रकार के विवाद होते हैं, हिंसा के कारण उत्पन्न विवाद और देने योग्य भूमि या धन से संबंधित विवाद। मनुस्मृति में वर्णन है कि यदि राजा स्वयं विवादों का निर्णय न करे तो उस कार्य को देखने के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त किया जाना चाहिए। राजा के द्वारा नियुक्त ब्राह्मण भी ऐसे 3 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर न्यायालय में विवादों का निर्णय करे। न्यायाधीशों को भी सभी विवादों को निर्णय
पूर्ण निष्पक्षता पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि जिस सभा में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। मनु के अनुसार न्यायाधीश ब्राह्मण ही होना चाहिए, किसी भी दशा में शूद्र नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश ऐसा व्यक्ति हो जो बाहरी चिन्हों, स्वर, वर्ण, संकेत और चेष्टाओं से मनुष्यों के आंतरिक भावों को जान सके। मनुस्मृति में प्रमाणों के 2 भाग किए गए हैं, जिसमें पहला है मानुष प्रमाण और दूसरा है दिव्य प्रमाण। मानुष प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, लिखित, युक्ति और साक्षी। मनु के अनुसार न्यायाधीशों द्वारा लिखित प्रमाणों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, किंतु बलपूर्वक लिखाए गए लेखों को अमान्य कर देना चाहिए। साक्ष्य प्रमाण में आँखों का हाल देखा होने के कारण भी विश्वसनीय होते हैं, किंतु मनु के अनुसार असत्य बोलने वाले सेवक, शत्रु, सन्यासी और कौड़ी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। साक्ष्य के पूर्व शपथ का विधान रखा जाना चाहिए और मिथ्या साक्ष्य देने वाला को कड़ा दंड देना चाहिए। स्त्रियों के लिए स्त्रियों का साक्ष्य लेना चाहिए। ब्राह्मण की साक्षी एक विशेषज्ञ के रूप में लेकर उसको सर्वाधिक महत्ता देनी चाहिए। तो इस प्रकार हम मनुस्मृति में हम देखते हैं कि प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था के संदर्भ में विस्तृत जो है विचारों का विवेचन किया गया है। दंड व्यवस्था के संदर्भ में हम देखते हैं कि मनु ने ब्राह्मण को कम दंड देने की जो बात कही है, जो कि जातिगत अहंकार से प्रेरित है। तो यह उस समय की जो काल और परिस्थितियों के अनुरूप है, जो कि आज के जो स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्यों में कानून की समानता के अधिकार का उल्लंघन है। किंतु फिर भी हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह ये बातें निरर्थक नहीं हैं। काफ़ी कुछ जो बातें हैं, जैसे कि प्रशासन का प्रत्यायोजन है, विकेंद्रीकरण है, तो ये आज भी हमारे जो वर्तमान समाज में पंचायती राज के माध्यम से जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, इसको अपनाया गया है। तो कुछ बातों को छोड़ के बाकी शेष बातों में मनु ने काफ़ी अच्छे विचार बताए हैं। इसमें जो साक्षी के रूप में, न्यायाधीशों की विशेषज्ञता के रूप में, तो इस प्रकार मनु जो है अपने समय के अनुरूप बहुत आगे की सोच के और उन्होंने प्रशासन, न्याय, कानून के संबंध में उत्कृष्ट विचारों का विवेचन किया है। धन्यवाद।